यह वीडियो व इसके अन्य भाग इसरो की स्थापना से लेकर उसकी वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं तक की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रही है। इसमें इसरो द्वारा सामना की गई चुनौतियों, उसके द्वारा किए गए प्रमुख मिशनों, भारत और विश्व के लिए, उसके लाभों तथा अन्य प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रमों से उसकी तुलना पर गहराई से प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का अन्वेषण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की यात्रा केवल रॉकेटों और उपग्रहों के प्रक्षेपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भारत राष्ट्र की आकांक्षाओं, असीम संकल्प शक्ति और आत्मनिर्भरता की कहानी है। यह हमारे भारत का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और उत्कर्ष ज्ञान अर्जन की संवेदना के आधार पर नवीन संरचना को स्वरूप देने का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही अंतरिक्ष ज्ञान एवं विज्ञान के विशाल विस्तार में और समूचे विश्व में अपनी जगह बनाने का सपना देखने लगा था। यह सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानव जाति और विशेष रूप से भारतीयों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने की एक गहरी प्रतिबद्धता थी। आज इसरो भारत के लिए सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सपना है जो हमने चांद और मंगल तक जाने के लिए देखा है और जिसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। भाग एक स्वप्न का जन्म, इसरो की नींव और प्रारंभिक उड़ानें। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आकांक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो एक दूरदर्शी स्वप्न से शुरू हुई और जो आज विश्व मंच पर भारत को एक अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर चुकी है। यह खंड इसरो की स्थापना, उसके प्रारंभिक संघर्षों और उन महान हस्तियों के बारे में बताएगा जिन्होंने इस स्वप्न को साकार करने की नींव रखी। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है, जिसमें टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में रॉकेट के प्रयोग का उल्लेख है, जिसने विलियम कंग्रीव को प्रभावित किया और उन्हें 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञगण भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए दूर संचार के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रहों की प्राथमिक संभावनाओं को समझते हुए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के लिए विख्यात हुए। यह सोच और दृष्टिकोण भारत के विकासशील देश होने की वास्तविकता से उपजा था, जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सीधे सामाजिक आर्थिक समस्याओं जैसे शिक्षा, संचार और मौसम पूर्वानुमान को हल करने के लिए एक उपकरण रूपी माध्यम के रूप में देखा गया। यह अंतरिक्ष समाज के लिए का दर्शन इसरो की पहचान बन गया, जो इसे कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से अलग करता है, जो मुख्य रूप से सैन्य या वैज्ञानिक प्रभुत्व पर केंद्रित थीं। इसरो की स्थापना और दूरदर्शी नेतृत्व। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने की थी, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद डॉक्टर साराभाई ने भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को समझा और सरकार को सफलतापूर्वक इसके लिए राजी किया। उन्होंने 1947 को अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की, जो इस दिशा में उनका पहला कदम था। उनकी दूरदृष्टि थी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय विकास और आम आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, न कि केवल आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए। यह दर्शन, जिसे बाद में मितव्ययी इंजीनियरिंग के रूप में जाना और माना गया, ने इसरो को सीमित बजट में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बनाया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा
जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया। डॉक्टर साराभाई को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया। डॉक्टर भाभा ने डॉक्टर साराभाई को भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में सहायता की। अंतरिक्ष अनुसंधान को शुरू में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत रखना भारतीय सरकार द्वारा उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों को एक ही अच्छी तरह से वित्त पोषित छत्र के तहत समेकित करने का एक रणनीतिक निर्णय था, जिससे मौजूदा परमाणु कार्यक्रम से विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जा सके। इस प्रारंभिक एकीकरण ने नवजात अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक स्थिर संस्थागत और वित्तीय नींव प्रदान की, जिससे इसे बढ़ने और अंततः एक स्वतंत्र विभाग बनने की अनुमति मिली। यह आत्मनिर्भरता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का भी संकेत देता है, जहां परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शक्ति और विकास के अंतर्निहित स्तंभों के रूप में देखा गया। इनकोस्पार कार्यक्रम से 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई और 1 जून 1972 को इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत लाया गया। प्रारंभिक चुनौतियां और संकल्प यज्ञ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सीमित संसाधनों और तकनीकी बाधाओं के साथ हुई थी। शुरुआत में भारत को उन्नत सेंसर और अर्धचालकों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ा। क्रायोजेनिक CE-20 इंजन के विकास में देरी जैसी स्वदेशी नवाचार की धीमी गति भी एक चुनौती थी। नासा के 25 अरब डॉलर के बजट की तुलना में इसरो का बजट 1.95 बिलियन डॉलर था, जिससे बड़े पैमाने की परियोजनाओं के वित्तपोषण में कई सीमाएं निर्धारित थीं। इन चुनौतियों ने इसरो में आत्मनिर्भरता और मितव्ययी इंजीनियरिंग की संस्कृति को जन्म दिया। संसाधनों की कमी ने वैज्ञानिकों को नवाचार करने और कम लागत में प्रभावी समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में इसरो की पहचान बन गया। उदाहरण के लिए क्रायोजेनिक CE-20 इंजन के विकास में देरी जैसी आयात निर्भरता की समस्याओं ने स्वदेशी विकास पर जोर दिया, जिससे दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की नींव पड़ी। यह दर्शाता है कि चुनौतियां अक्सर नवाचार के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं। पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थापित किया गया था। थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह पृथ्वी के भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। थुम्बा का चुनाव केवल भौगोलिक लाभ के लिए नहीं था, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे संयुक्त राष्ट्र के साथ को भी बढ़ावा देता था, जिससे भारत को शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता मिली। इस शुरुआती निवेश की रणनीति ने इसरो को एक मजबूत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग आधार बनाने में मदद की, जो दीर्घकालिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण था। भारत का पहला रॉकेट और उपग्रह, आर्यभट्ट की कहानी। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से पहले रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ हुई। यह अमेरिकी निर्मित 2 चरण वाला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे था, जो अंतरिक्ष की ओर भारत का पहला कदम था। शुरुआत में ऊपरी वायुमंडलीय दबाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से आयातित रॉकेट जैसे अमेरिकी नाइक अपाचे और फ्रांसीसी कैंटोर का उपयोग किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर रखा गया, जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस-3M रॉकेट द्वारा कापुस्टिन यार, रूस से प्रमोचित किया गया। आर्यभट्ट का प्राथमिक उद्देश्य एक्स-रे खगोल विज्ञान
एरोनॉमी और सौर भौतिकी से संबंधित वैज्ञानिक प्रायोगिक पेलोड ले जाना था। इसका नाम मात्र मिशन जीवन 6 महीने था, लेकिन यह मार्च 1981 तक सक्रिय रहा। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने दुनिया को बताया कि भारत अब अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सक्षम था। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान को 1976 से 1997 तक 2 रुपए के भारतीय नोट पर स्मृति के रूप में छापा गया था। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण भले ही विदेशी रॉकेट से हुआ हो, भारत की उपग्रह डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह दर्शाता है कि भारत ने शुरुआती चरण में ही जटिल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। 1975-76 के दौरान नासा के साथ मिलकर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने देश के लगभग 2400 गांवों में टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया। साइट कार्यक्रम ने दिखाया कि कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग सीधे सामाजिक विकास, शिक्षा और संचार के लिए किया जा सकता है, जो डॉक्टर साराभाई के मूल दर्शन के अनुरूप था। यह एक शुरुआती उदाहरण था कि कैसे इसरो ने वैश्विक सहयोग का लाभ उठाया और उसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए अनुकूलित किया। इस अवधि में अन्य प्रारंभिक उपग्रह भी लॉन्च किए गए। भास्कर 1 भारत का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह था। इसे 7 जून 1969 को वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जल विज्ञान और वानिकी में ऑनबोर्ड टीवी कैमरा इमेजरी का उपयोग करना था। भास्कर 2 20 नवंबर 1981 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन प्रयोग करना और समुद्र की सतह का अध्ययन करना था। रोहिणी श्रृंखला, इसमें 4 उपग्रह थे, जिनमें से 3 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुए। ये प्रायोगिक उपग्रह थे जिन्हें SLV द्वारा लॉन्च किया गया था। RS-1 दिनांक 18 जुलाई 1980 को भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था। अन्य इसरो की उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की जानकारी के लिए वीडियो भाग 2 देखें। धन्यवाद।